अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ हमारे जो भी करंट अफेयर्स आज के दिन के रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जी आज के दिन नेगेटिव क्लोज़ किया है मार्केट ने। आल्दो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट के लिहाज से दो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस की थी, एक पॉजिटिव साइड पे और एक नेगेटिव साइड पे। जो पॉजिटिव साइड पे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि मार्केट अपना 181 का लेवल जो है वो क्रॉस करती है तो 182 का लेवल भी देखने को हमें मिल सकता है। और उससे बेहतर ये था कि अगर मार्केट 183 का लेवल क्रॉस कर जाती तो एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम के अंदर मार्केट होती। हाल ये जितने भी लॉसेस आए हैं, ये मैं आपको एक चीज़ और साथ बता दूं कि ये मैक्सिमम इसका जो लॉस है वो एक दिन के अंदर भी रिकवर हो सकता है। कोई ऐसा लॉस नहीं है कि जिसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि अगर आप मंथ टिल डेट के लॉसेस की जो रेशो है उसको कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 4 से 5% बनती है। और मार्केट इस वक्त इस कैपेबिलिटी में है कि एक दिन के अंदर 5 से 7% आपको रिटर्न दे दे। हाल तो वो बहुत ही कोई बुलिश मोमेंटम बनेगा या जितने भी कोई नेगेटिव मोमेंटम्स हैं या चीज़ें हैं वो इरेज होती हैं तो तब ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ये एक होप मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप एंटर हैं तो आपने परेशान भी नहीं होना, अपने जो भी मामला हैं उनको सेटल करना है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट से एंटर हैं तो कुछ अमाउंट को जो है वो लो रिस्क में ट्रांसफ़र करें अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं तो अपने शेयर सेल करके उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आएँ। बहरहाल वो भी स्ट्रेटजी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं पाकिस्तान के अंदर जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले नंबर पे पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो लास्ट 6 मंथ के अंदर जो ट्रेड हुई है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा जो है वो रिलीज़ किया गया है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान का। ये जो डाटा है ये है जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 के दरमियान का के मुताबिक। और इस डाटा के मुताबिक जो फिगर्स आए हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो तकरीबन कोई $3 बिलियन के बनते हैं। इसी तरह जो इंपोर्ट्स के नंबर हैं वो $1.62 बिलियन बनते हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान ने लास्ट जो हाफ़ ईयर गुजरा है उसमें करंट अकाउंट सरप्लस के डाटा शेयर किया है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट की तरफ हम लोग नहीं गए। और जब भी हम एक्सपोर्ट के नंबर ज़्यादा होंगे तो वो आपका करंट अकाउंट सरप्लस कहलाता है, और जब आपके इंपोर्ट्स के नंबर ज़्यादा हों तो उस सिनेरियो के अंदर आपका ट्रेड डेफिसिट कंसीडर किया जाता है। इसमें सेकंड एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की दो टॉप कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ इस टाइम पे पाकिस्तान का रिलेशन भी अच्छा चल रहा है और हमेशा से वही रहती हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट है और दूसरी है चाइना। सम टाइम चाइना के साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और सम टाइम यूनाइटेड स्टेट के साथ पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। जी, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा एक बेनिफिट दिया है उनको कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है वो 3% कम कर दी गई है, जो कि पहले स्टैंड करती थी 7.5% पे और अब स्टैंड करती है 4.5% पे। ओबियसली जब इस तरह के इक़दामात बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से किए जाएंगे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तो उससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट भी होगी। इसकी जो लिमिट पहले तय की गई थी वो 105 बिलियन थी, 105। लेकिन जो पीबीए है पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन उनका कहना है कि जी ये लिमिट बाय टाइम इंक्रीज़ भी हो सकती है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एग्जिम बैंक जो है दोनों की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के हवाले से और बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि कुछ नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं लोन के हवाले से। जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो डाटा है उसके जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का जो डाटा है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को जो लोन दिया है या जो क्रेडिट दिया है वो 1.4 ट्रिलियन के नंबर्स के मुताबिक बनता है। जिससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को काफ़ी फ़रोग़ दिया जा रहा है और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है एग्रीकल्चर के हवाले से। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ है तकरीबन कोई 21 मिलियन के जो ज़ख़ायर हैं पाकिस्तान के उसमें इजाफ़ा हुआ है $21 मिलियन का। और अब जो ज़ख़ायर स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन है 16.18 बिलियन। तो ये भी एक स्मॉल ही सही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और होपफुली मंडे से ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पॉलिटिकल लेवल पे जो मार्केट में प्रेशर है उसको भी जिक्र कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से।
और वो पॉलिटिकल प्रेशर आप सबको पता है कि जो उनकी तबीयत के जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर जो ओपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने धरना भी दिया। एक शॉर्ट सा धरना है उनका जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको रिलीज़ किया जाए। तो वो उम्मीद है कि हुकूमत जो है उस पर कोई ना कोई मामला ऐसा कर लेगी ओपोजिशन के साथ जिस पे दोनों पार्टियां जो हैं वो मुत्तफिक होंगी। तो इस मामले को इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज़ नहीं समझ रहा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई छोटी चीज़ भी जो होती है वो भी, उसको भी जब धुआं लगता है तो वो बहुत बड़ी बन सकती है, उससे भी आग लग सकती है। तो बेहतर यही है कि हुकूमत जो है वो ये मामले को एज़ सून एज़ पॉसिबल रिज़ोल्व कर ले। तो जी ये पाकिस्तान की बेसिक आज जो भी अपडेट्स थी, और अब चलते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा के मुताबिक। आज के दिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 179,603 पे दी है, और जो मार्केट में नेगेटिविटी रही है वो 908 पॉइंट्स की रही है। जो लो बना है वो 178 मिलियन का, 178,237 का, और जो हाई बनाया है मार्केट ने वो 180,832 का। तो तकरीबन दरमियान में ही समझ लें, दोनों के दरमियान में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आज के दिन जो मार्केट में वॉल्यूम्स रहे हैं वो 379 मिलियन के रहे हैं, और ग्राफ आप देख ही सकते हैं कि शुरू में ही मार्केट ने अपनी अच्छी खासी डिप ले ली थी, और उसके बाद मार्केट कोशिश करती रही कि थोड़ी बहुत रिकवर करे, और जो लास्ट आवर है कल की तरह उसमें ही मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी डाली है। लेकिन 4 बजे के बाद जो मार्केट है उसने दोबारा डिप ली है थोड़ी सी, हाल तो फिर भी मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं हुई इन कंपैरिजन जो मार्केट की सिचुएशन सुबह के टाइम पे थी। उसके अलावा मार्केट में जो इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो KSE 30 जो है वो 0.69% नेगेटिव रहा, KMI 30 0.77% नेगेटिव था, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 जो इंडेक्स है वो 0.70% नेगेटिव रहा है। तो तकरीबन जो नेगेटिविटी रही है पाकिस्तान के तमाम इंडेक्स में, उसको अगर हम सम अप करें तो वो तकरीबन 0.50% से लेके 0.70% के दरमियान रही है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि जी अगला जो वीक है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगा, क्योंकि तकरीबन 2-3 हफ्ते जो हैं वो मार्केट में अच्छे खासे नेगेटिव जा चुके हैं। जी पहले नंबर पे देखते हैं जी के इलेक्ट्रिक है टॉप स्टॉक्स के अंदर बाय वॉल्यूम्स, और पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक में 131 मिलियन का वॉल्यूम रहा, और थोड़ी बहुत 2-3 दिन की प्रेशर भी था के इलेक्ट्रिक में। उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिकवर किया है के इलेक्ट्रिक की, और 4% आज पॉजिटिव रहा है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म का प्लेयर है ये, और जिस तरह PIA या बैंक ऑफ पंजाब अगर ऊपर जा सकते हैं तो इसके भी जैसे ही फंडामेंटल ठीक होंगे, ये भी बहुत पुरानी कंपनी है तो ये भी ऊपर जा सकती है। और मैं अपनी जो पर्सनल अगर इसमें देखूँ प्रोफाइलिंग करूँ अपने शेयर्स की, तो मैं इसमें तकरीबन कोई महाना अगर जो भी मेरी सेविंग हो उसका मैं 1 से 2% तकरीबन कोई इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये परसेंटेजेस वेरी करेंगी किसी ना किसी दिन के लिहाज से, लेकिन 1% तो मैं इसके अंदर प्लेस कर सकता हूँ। दूसरे नंबर पे PIBTL है जिसमें 34 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। WTL है, WTL हमेशा की तरह आपको टॉप 10 टॉप 20 30 में नज़र आ ही जाता है। और उसके बाद है जी हमारे पास DSL के हवाले से मैंने पहले भी डिस्कशन की थी कि नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, और उसके बावजूद भी आप इसको देख सकते हैं कि टॉप 10 की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। और 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 12% रिटर्न्स हैं, और टिल डेट में 7% रिटर्न्स हैं। 5 ईयर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो 5 ईयर में जो शेयर था ये तकरीबन 6 रुपये से भरा है, और अभी 7.89 पे है, तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है। और अगर हम इसकी कंपनी की फ्री फ्लोट देखें तो 50% फ्री फ्लोट है, और 50% ही कंपनी के पास है। इसी तरह 2025 में जाके कंपनी की जो अर्निंग्स आई हैं वो पॉजिटिव हैं, और 302,461 का प्रॉफिट है। बाकी तमाम जो साल रहे हैं उसमें कंपनी की अर्निंग्स अंडर प्रेशर ही रही हैं, बल्कि लॉस पर शेयर ही रहा है। तो ओबियसली कंपनी का जो डिविडेंड लेवल पे बात है, डिविडेंड्स तो कंपनी ने नहीं दिए, लेकिन पिछले साल के अंदर कंपनी ने राइट शेयर इशू किए थे 100% एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर के हिसाब से। तो ओवरऑल देखें तो 5 साल की हिस्ट्री में कंपनी ने कोई बहुत कुछ डिलीवर ही नहीं किया, मतलब 6 रुपये से 7.89 पे अभी तक स्टैंड कर रही है। अगले नंबर पे जी बैंक ऑफ पंजाब है। थोड़ा सा कंपनी ने हाई बनाया है अपना, लेकिन उसके बाद दोबारा से 44-45 से नीचे आना शुरू हो गई है।
और ये कंपनी के 52 वीक्स की ब्रैकेट है 8.18 से 44.17। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे एक चीज़ का जिक्र किया था कि मार्केट में ऑलरेडी जब 200-300% का कोई शेयर रिटर्न दे देता है तो उस टाइम के ऊपर कंपनीज़ में या मार्केट में एंटर होना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उसमें अगर इस लेवल के ऊपर मैं एंट्री करना भी चाहूँ मार्केट में, तो मैं इसको देखूंगा अगले 5 से 10 और 15 सालों के लिए। तो मैं अपनी मंथली सेविंग का सिर्फ 0.5 से 0.7% ही इसमें एंटर करूंगा, ताकि अगर ये शेयर दोबारा 8-10 रुपये पे आता है तो मैं एवरेज आउट कर सकूं। लेकिन अगर मैं इकट्ठे 10-15% इसके अंदर ऐड करता हूं तो मैं मेंटली तौर पे प्रेशराइज रहूँगा। तो बेहतर है कि मैं इसको एवरेज आउट करता रहूं और बहुत कम परसेंटेज के साथ, मुझे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बैंक ऑफ पंजाब के बाद जी हम नेटवर्क है, और हम नेटवर्क के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में इसकी तो इन्होंने अपना जो रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट की है वो भी आई है, और कंपनी में आज के दिन 10% इंक्रीज़ आया है। 12.20 पे मार्केट ने क्लोज़ किया है। वॉल्यूम वाइज 27.9 मिलियन वॉल्यूम रहे हैं, और 1 ईयर के चेंज की बात करें तो 10.36% नेगेटिव है। एयरटेल डेट में 13.60% नेगेटिव है। उसके अलावा अगर देखें हम जी फाइनेंशियल रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी ओपन कर लेते हैं। कंपनी ने अपने हाफ ईयर रिज़ल्ट के अंदर ना कोई डिविडेंड दिया है, ना ही कोई बोनस दिया है, और एज सच राइट शेयर भी कंपनी ने किसी भी किस्म के इशू नहीं किए हैं। तो जी क्वार्टरली लेवल के ऊपर रिज़ल्ट्स क्वार्टरली और हाफ ईयर दोनों कंपनी ने यहाँ पे शेयर कर दी हैं, जिसको हम इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जी पिछला क्वार्टर जो था वो 0.54 था, मतलब लास्ट ईयर का, और इस साल का जो सेकंड क्वार्टर है उसमें 0.36 का अर्निंग पर शेयर है। तो ऑब्वियसली पिछले साल की निस्बत कम अर्निंग्स आई हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड चीज़ पे कि जी हाफ़ ईयर रिज़ल्ट्स क्या हैं, तो पिछले साल के जो थे वो 1.13 थे, और इस साल के हाफ़ ईयर जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.73 है। तो दोनों में ही डिक्रीज़ आया है। तो रिज़ल्ट जो है वो मतलब अच्छी कैटेगरी तो नहीं कहेंगे इसको, बुरा रिज़ल्ट ही कहेंगे आम लफ्ज़ों के अंदर। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ, प्रॉफिट की बात करें तो जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसमें भी डिक्रीज़ आया है। यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और पिछले साल जो था वो क्वार्टरली प्रॉफिट में बात करें तो वो 607 मिलियन था, इस साल जो है वो 410 मिलियन है। और इसी तरह पूरे क्वार्टर हाफ ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 1.28 बिलियन था, और इस साल 825 मिलियन का प्रॉफिट है। तो ऑब्वियसली जब आपका प्रॉफिट भी कम है और सारी चीज़ें इन कंपैरिजन लास्ट ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव नहीं है, तो रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर अगर मैं इसको रखता हूँ तो वही मेरा प्रोसीजर वही होगा 10 से 15 सालों के लिए, और मैं इसमें पर्सनल जो भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करूँगा वो तकरीबन कोई 0.5 से 0.6%, इससे ज़्यादा मैं इसमें प्लेसमेंट नहीं करूँगा। इल्ला माशाल्लाह कोई चीज़ें चेंज होती हैं, कोई अमेंडमेंट चेंज होती है तो फिर उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उस शेयर के साथ लॉयल बन के और उसके अंदर प्लेसमेंट करते ही रहें। तो जी पिछले 4 सालों की अगर प्रोफाइल देखें तो 2022 से 2025 में तो कंपनी ने इम्प्रूव किया है, लेकिन 2024 से 2025 में मार्केट ने डिप ली है, और इसी तरह पे आउट्स कंपनी ने नहीं दिए हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी अगली कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, और जी नेक्स्ट है जी निशात चुनिया पावर लिमिटेड। काफ़ी दिनों के प्रेशर में रहने के बाद दोबारा से परफॉर्म करना शुरू किया है, और आज के दिन 5.74% का इजाफा इसके अंदर आया है। और 1 मंथ परफॉर्मेंस ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये यहाँ पे जाके इसके बाद इसने थोड़ी डिप लेना शुरू की थी 85 के राउंड अबाउट, और दोबारा से अब रिकवर किया है, अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट किया है। हाल तो मार्केट प्रेशर में थी, लेकिन जो निशात चुनिया पावर लिमिटेड है ये आज अच्छा परफॉर्म करता रहा है। 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 200% है, और एयरटेल डेट में 63% का रिटर्न दिया है। मतलब ये है कि जनवरी से लेके अभी तक का जो रिटर्न है सिर्फ 2 महीनों में 63% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। फ्री फ्लोट में 55% है, और इसी तरह अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो डिप है जी, बहुत बुरी डिप है। 2022 से 23 में इंक्रीज़ और 24 में भी इंक्रीज़, लेकिन 2025 में अच्छा खासा लॉस पर शेयर है 9.19 का। डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट कैलेंडर ईयर में 20 और 50% का डिविडेंड दिया है,
तो ये NCPL की जी रेशियो है। लॉन्ग टर्म के हवाले से अभी मैं पर्सनल लेवल के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर करूँगा भी तो क्योंकि 200% का इंक्रीज़ ऑलरेडी दे चुका है, तो 0.5 से 0.7% ही प्लेसमेंट करूँगा इसके अंदर। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं जी, सिनर्जी लिमिटेड है। प्रेशराइज है काफ़ी रीजंस की वजह से, आज भी तकरीबन जो नेगेटिव है वो 0.25% है। 7.83 की क्लोजिंग है, लेकिन नंबर्स जो है 16.4 मिलियन का वॉल्यूम आज इसके अंदर रहा है। और इसी तरह 1 ईयर चेंज की बात करें तो 3.85% का चेंज दिया है इसने। एक साल के अंदर सिर्फ 3.85% का रिटर्न है, जो कि बहुत बुरा है अगर उसको कंपेयर किया जाए। 5 सालों की रिटर्न्स की एवरेज देखें तो 5 सालों में तो ये डिप ही आई है इसके अंदर, और 9.17 से इस टाइम स्टैंड कर रहा है 7.83 में। तो 5 सालों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी है। 2013 या 2014 के डाटा के मुताबिक, मे बी मैं गलत भी हूँ, एक साल आगे पीछे हो सकता है, इसने तकरीबन कोई 45 के राउंड अबाउट अपना हाई बनाया हुआ है। तो इसके मैटर्स अगर रिजोल्व हो जाते हैं तो होपफुली ये दोबारा अगले लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंड कर सकता है, दोबारा 50-55 पे जा सकता है। और उसकी रीज़न्स क्या हैं कि सिनर्जी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। बाकी जो रिफाइनरीज़ हैं एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन उनसे इसकी कैपेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारे रीज़न्स हैं। और सिनर्जी को अगर मैं अपनी टॉप 10 लिस्ट के अंदर में देखूं तो टॉप 10 में टॉप 5 के अंदर ये फॉल करता है। और लॉन्गर रन के अंदर मैं इसमें पर मंथ की सेविंग के लिए 1 से 5% तक प्लेसमेंट कर सकता हूँ। बाकी फ्री फ्लोटिंग में जी, फ्री फ्लोटिंग भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिर्फ 25% फ्री फ्लोट है और 75% जो है वो कंपनी के पास है। अर्निंग्स की बात की जाए तो डिसअपॉइंटिंग अर्निंग है जी पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन सेल्स के फिगर देखें तो सेल्स में एक इंक्रीज़ आया है। सेकेंडली, डिविडेंड्स ऑब्वियसली कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, नहीं दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। देखें, डेली बेसिस पे कई शेयर्स ऐसे होंगे हम जिनकी प्रोफाइल ओपन करके उनको स्टडी किया करेंगे, और आप भी ये किया करें ज़रूर काम कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लेस करनी है, तो डेली बेसिस पे शेयर्स को स्टडी करें। जो टॉप 10 में टॉप 30 के अंदर फॉल करते हैं उनका डाटा जो है आप थोरोली उसको स्टडी किया करें कि कोई मेजर न्यूज़ आई है, कोई फंडामेंटल अपडेट है, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, और उसकी प्राइस के अंदर चल क्या रहा है और उसके अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। बिला वजह लोग ऐसे नहीं है कि एक ही शेयर को टॉप 20 टॉप 30 के अंदर रखें और उसमें इतना सारा इन्वेस्टर पैसा भी लगा रहा हो। तो ये चीज़ सोचने वाली है। बाकी उसके बाद आता है जी FNEL। इसने अपनी फेस वैल्यू जो है वो कम की है, 10 रुपये से 1 रुपये पे ले आए हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इन्वेस्टर्स को मिले हैं वो भी उसी तरह भर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसमें पर्सनल तौर पे इन्वेस्टमेंट प्लेस करूँ FNEL के अंदर, तो मैं सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा 0.5 से 0.6%, और लॉन्गर रन के लिए तकरीबन कोई 5 से 10 सालों के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करूँगा। हाँ, उसके अंदर अगर ये जंप करके 5 या 10 रुपये पे चला जाता है तो वेल एंड गुड, मैं इसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, लेकिन मैं इसमें 2-3% इन्वेस्टमेंट प्लेस करने के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ये मंथली जो भी मैं सेविंग करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपया सेव करता हूँ तो उसका 0.5% मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब 500 रुपया फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इस हिसाब से मैं परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ। आप भी अपनी एक परसेंटेज बनाएं कि माहाना तौर पे जो आपकी सेविंग आएगी उसका कितने % आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, ये हमारे टॉप 10 की लिस्ट हो चुकी है। टॉप एडवांसर्स में ये हमारे पास डाटा यहाँ पे आता है, और टॉप डिक्लाइनर्स में बाय परसेंटेज डाटा यहाँ पे आता है। अगर आप इनको भी टॉप 10 में स्टडी करना चाहें तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। जी, उसके बाद हम देखते हैं फ़िल्टर बाय में। अब जो हमारी नेक्स्ट पार्ट है डेली बेसिस का, वो है कि हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसे रही और उनमें से टॉप लेवल के ऊपर किसने बेहतर परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे दीवान फारूक मोटर्स है, कल भी आई थिंक यही था, और जो इंक्रीज़ आया है वो 1.46% का है। ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर रहा नहीं, और परसेंटेज वाइज भी देखें तो 1.46% के साथ दीवान फारूक मोटर ही पहले नंबर पे है।
ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देखा गया जिस तरह से मार्केट प्रेशर में रही है। वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे लोड्स है और एक्स डिविडेंड हो चुका है। इसकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं क्योंकि न्यू है हमारी लिस्ट के अंदर, जिसमें हम देखते हैं शेयर्स को। जी, लोड्स लिमिटेड एक्स डिविडेंड हो चुका है। आज के दिन जो वॉल्यूम रहे हैं वो 1079 मिलियन के हैं और इसी तरह जो इंक्रीज़ आया है वो 4.17% का है। 1 ईयर का चेंज देखें तो जी डिसअपॉइंटिंग है, 20% लॉस में है। और इसी तरह 5 ईयर के हिसाब से देखें तो वो भी डिसअपॉइंटिंग ही है। थोड़ा बहुत रिटर्न समझ लें कि 15.98 पे था, अब 16 पे है, तो कुछ भी नहीं दिया जी 5 सालों के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। फ्री फ्लोटिंग 50% की है। और इसी तरह बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 2022 में अर्निंग जो थी 1.06 थी और उसके बाद ₹5 लॉस पर शेयर, फिर इंक्रीज़ आया 3.29 अर्निंग हो गई और 2025 में 1.97 फिर डिक्रीज़ आ गया। तो अगर इस लिहाज से देखें तो कोई परफॉर्मेंस वाइज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और ना ही प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से कोई परफॉर्मेंस रही है। पे आउट्स की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही तो डिविडेंड्स कहाँ से देगी। बाकी कंपनी जो है एक बड़ी एंटिटी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस टाइम पे कंपनी जो स्टैंड कर रही है वो 4.02 बिलियन पे स्टैंड कर रही है। ऑब्वियसली प्राइस कम है तो उसी लिहाज से मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी कम है। तो लॉन्गर रन के लिए अगर मैं इसको कंसीडर करूँगा तो वही ब्रैकेट होगी, बल्कि 0.3 से 0.5% के दरमियान मंथली बेसिस की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट जी बात करते हैं अपने दूसरे सेक्टर के हवाले से। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आज सीमेंट सेक्टर में तकरीबन को 70% प्रेशर था और बाकी 30% कंपनीज पॉजिटिव थी। पहले नंबर पे लकी सीमेंट जो है उसमें वॉल्यूम रहा है 4 मिलियन का और जो प्राइस के हवाले से देखें तो 2.5% नेगेटिव रहा है। और चेंज के हवाले से बात देखें तो पहले नंबर पे पावर सीमेंट के प्रेफरेंस शेयर्स हैं 9.87% और जो वॉल्यूम रहा है वो 1869 का रहा है। सीमेंट के बाद देखते हैं जी कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स जी आज कंपैरेटिवली 45 और 55% की एवरेज रही है। 45% बल्कि 50-50 भी कर लें तो हाँ तकरीबन 50-50 ही रहा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो पहले नंबर पे हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने समझ लें प्रॉफिट ज़्यादा दिया है, 4.68% का इंक्रीज़ आया है। और वॉल्यूम वाइज देखें तो 2 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। अब वॉल्यूम वाइज देखें पहले नंबर पे तो बैंक ऑफ पंजाब है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो नेगेटिव क्लोज किया है इसने। बैंक ऑफ पंजाब को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में बात करें तो पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज जो रहा है वो DSL रहा है और इसको आज हमने डिस्कस भी किया है नॉन कंप्लाइंट के हवाले से। और प्राइस चेंज की बात करें तो 2.87% इंक्रीज़ रहा है इसमें। और अब परसेंटेज वाइज देखें तो पहले नंबर पर MSCL मेट्रोपॉलिटन स्टील लिमिटेड है और 9.56% का इंक्रीज़ आया है आज इसके अंदर और जो क्लोजिंग रही है वो 19.37 पे रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 0.6 बिलियन बनती है, बहुत कम है। ऑब्वियसली प्राइस भी कम है तो उस हिसाब से कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है वो भी उतनी ही कम है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें जो सारे का सारा आज डिप में है, नेगेटिव ही रहा है। एक तो एग्रो फर्टिलाइज़र की जो अनाउंसमेंट इसके अंदर आई है वो डिसपॉइंटिंग थी, उसी का प्रेशर कंटिन्यूस है आज भी। और उसके अलावा एक दो टैक्सेस के हवाले से डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट की, हो सकता है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर वो टैक्सेस लगाए जाएं और लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो आज सारे का सारा जो सेक्टर है वो नेगेटिव ही है। वॉल्यूम वाइज देखें तो पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में वॉल्यूम रहा है। प्राइस चेंज देखें तो 0.01 नेगेटिव है और क्लोजिंग रही है 17.37। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रही इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें तो सारे का सारा सेक्टर नेगेटिव है जी। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आई है वो आई है OGDC में 1.91% के हिसाब से।
स्टिल वैसे OGDC को अगर मैं देखूं तो मैं पर्सनल लेवल के ऊपर यहाँ पे अब इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और लॉन्गर रन के लिए देखूं तो डिविडेंड और काफ़ी चीज़ें मिला के अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लेस की जा सकती है। तकरीबन मंथली कंट्रीब्यूशन देखूं तो 2 से 3% प्लेसमेंट की जा सकती है। और उसके बेसिक अदर प्रोस्पेक्ट भी हैं। एक तो OGDC को जो पेमेंट्स वसील हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट के हवाले से, वो पेमेंट्स काफ़ी टाइमली रिसीव हो रही हैं। और उसका इम्पैक्ट आपने देखा भी है, 260 से तकरीबन 330 के दरमियान भी शेयर मूव करता रहा है। और सेकेंडली कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, तकरीबन कोई 1300 बिलियन का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स वो ये हैं कि अगर सर्कुलर पेमेंट इसकी तमाम मुकम्मल तौर पे इसको मिल जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि जी जो शेयर प्राइस है वो 300 रुपीज़ से मूव करता हुआ 1000 तक भी जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अपनी स्टडी ज़रूर कर लेनी है। ये मेरी कोई टिप नहीं थी आपके लिए, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि गलत भी हो सकती हैं। जी हैस्कोल पहले नंबर पे रहा है। वॉल्यूम वाइज आज जो इंक्रीज़ आया है इसमें 0.74% का है, नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर है। स्टिल इसके अंदर वॉल्यूम देखा जाता है और ये जो शेयर है वो 3-4 रुपये से मूव करता हुआ तकरीबन जो है वो अभी 23.23 पे स्टैंड कर रहा है। तो मार्केटिंग कंपनीज़ में ऐसा जितना प्रेशर नहीं था। और अगर देखें हम उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी तकरीबन नेगेटिव ही क्लोज़ किया है। वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे सिटी फार्मा है। और प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर HPL है 1.15% के इंक्रीज़ के साथ। जी फार्मास्यूटिकल पे भी अभी तक कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई। सेक्टर वाइज सेक्टर में ही ये फॉल करेगा तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। जी नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये कंपैरेटिवली समझ लें कि 40-60 की रेशो रही है। और परसेंटेज वाइज देखें तो SEL में आज 10% का इजाफा आया है। कंपनी की प्रोफाइल स्टडी कर लेते हैं। तो जी सतारा एनर्जी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 10% के इजाफे के साथ 30.97 पे रहा है। वॉल्यूम जो रहा है वो कम है, 1,05,000 का। इस हिसाब से ये साइड पोर्ट आइटम की कैटेगरी में आता है। 1 ईयर का जो चेंज है वो 162% है। और 5 ईयर का अगर चेंज देखें तो कंपनी स्टैंड कर रही थी 15 से और इस टाइम पे स्टैंड कर रही है 30 पे। तो तकरीबन सिर्फ कोई 100% का इंक्रीज़ है जो कि बहुत अच्छा इंक्रीज़ नहीं है। पर ईयर डिवाइडेड बाय 20% बनता है। फ्री फ्लोटिंग में 55% रहे हैं। और कंपनी की अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर के हवाले से तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन किया गया है। 2022 नेगेटिव था, 2023 में थोड़ा बहुत लॉस कम हुआ, 2024 में प्रॉफिट आ गया 41,991 का और 2025 में 167 का प्रॉफिट आया है। तो कंपनी ने ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर। बल्कि 2022 से लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर सेल्स के नंबर देखें तो सेल्स के नंबर 2022 से 23 में ज़्यादा हुए हैं, 2024 में कम है और 2025 में उससे भी कम है। तो पे आउट्स ओबियसली कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए। और डेली बेसिस में मैं आपको बताता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की 2-3 रीज़न्स होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे कंपनी की हिस्ट्री देखें, कंपनी की प्रोफाइल स्टडी करें, फिर कंपनी की अर्निंग पर शेयर है EPS और फिर डिविडेंड रेशो। अगर ये तीनों में ग्रोथ नज़र नहीं आती तो उस हिसाब से वो ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। जी तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मिला जुला रुझान ही रहा है। 40-60 कह सकते हैं इसको, 40% पॉजिटिव और 60% नेगेटिव। वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे WTL है और परसेंटेज वाइज अगर पहले नंबर पे देखें तो हम नेटवर्क है, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टॉप 10 लिस्ट के अंदर। 27.9 मिलियन का वॉल्यूम रहा है इसके अंदर आज। जी उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट कंपनी हमारी आ जाती है रिफाइनरी की। रिफाइनरी को आई थिंक हमने देख लिया है ऑलरेडी, नहीं देखा तो कर लेते हैं एक बार। रिफाइनरी सेक्टर भी जी आज नेगेटिव है। सिनर्जी पहले नंबर पे बाय परसेंटेज कम से कम गिरा है। और वॉल्यूम वाइज भी देखें तो सिनर्जी पहले नंबर पे ही है, 16.4 मिलियन का वॉल्यूम रहा है इसमें।
तो जी सेक्टर वाइज भी हमने डिटेल में चीज़ों को देख लिया है, परफॉर्मेंस आपके सामने है और आगे जो मार्केट की इवैल्यूएशन हो सकती हैं उनके बारे में टेक्निकल लेवल पे जाके देखते हैं। फंडामेंटल लेवल पे तो हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं। जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। चार्ट तो खूबसूरत बना है जो कि इंडिकेटर है एक कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों के अंदर ऐसा चार्ट मार्केट में नहीं बना। तो एक पॉजिटिव साइन देख सकते हैं। लगातार मार्केट के अंदर जो साइन थे वो पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं दिखा रहे थे। इंडिकेटर था भी, ये जो लास्ट एक साइन था इसमें भी इंडिकेटर कुछ नज़र आया था और अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी इंडिकेटर था। लेकिन आज का जो साइन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है एज़ पर टेक्निकल चार्ट के, सिवाय इस चीज़ के कि ये रेडिश में है, लेकिन फिर भी मार्केट में एक होप नज़र आ रही है डेली बेसिस के चार्ट के मुताबिक। तो आज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें तो थ्रू आउट द डे मार्केट में परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रही है। चार्ट वाइज अगर आप देख सकते हैं तो जो चेंज आया है मार्केट में वो यहाँ से आना शुरू हुआ है, तकरीबन यहाँ से, और ये जो लास्ट 2-3 घंटे रहे हैं इसके अंदर मार्केट ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है और आखिरी आधा घंटा भी जो है वो नेगेटिव होने के बाद आलमोस्ट रिकवरी की तरफ जा ही रहा था, जो कि ये चीज़ जाहिर करता है कि हो सकता है कि मंडे वाला दिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोबारा से हमें 180 का लेवल देखने को मिले। और अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर दोबारा से 181 और 182 की ब्रैकेट स्टार्ट हो सकती है। आल्दो अगर हम वीकली लेवल के ऊपर चार्ट को डिस्कस करें तो इस टाइम पे वीकली लेवल पे 3 वीक्स हो चुके हैं मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है और ये चार्ट्स आपके सामने हैं। तो आई एम होपिंग कि अब ये जो ट्रेंड है ये चेंज होगा नेक्स्ट वीक के स्टार्ट से ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी चल रही हैं, साथ साथ कोई रुक नहीं रही। पॉलिटिकल लेवल पे जो प्रेशर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसके अलावा ऐसा कोई नेगेटिविटी है नहीं। हाँ, एक जो पॉइंट है कंसर्न वाला वो ये है कि इस टाइम पे जो अर्निंग्स आ रही हैं वो एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस नहीं है और जो डीपीएस आ रहा है डिविडेंड पर शेयर वो भी एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बहुत लूज़ हुआ है। आल्दो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर अभी काफ़ी कुशन बाकी है और मार्केट दोबारा अपना 185 और 190 का लेवल क्रॉस कर सकती है। लेकिन इस बार अगर मार्केट अपना 190 का लेवल क्रॉस करती है तो हमें 2 लाख का लेवल देखने को मिल सकता है। इन बिटवीन 178 का लेवल अगर दोबारा दिखता है या टूटता है, इवन 178,500 का लेवल अगर टूट के मार्केट क्लोज करती है तो हमें दोबारा 175K का लेवल भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है उसके बाद अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो 170K का लेवल भी देखने को मिले। लेकिन ये डिपेंडेंट है मार्केट की तमाम सिचुएशंस के ऊपर। एज सच अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। कुछ ब्रोकर्स का कहना ये है कि मार्केट में 169 का लेवल भी लग सकता है, लेकिन स्टिल मैं उनसे अभी वक्त जो है अभी एग्री नहीं करूँगा। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन वर्सन होती है तो फिर उस सिनेरियो में ज़रूर मार्केट में इस तरह का लेवल देखने को मिल सकता है जो लो लेवल पे हो। मंथ चार्ट की बात करें तो जी मंथ चार्ट इस टाइम के ऊपर काफ़ी नेगेटिव बना हुआ है। अगर इसी लेवल पे क्रॉस होता है तो नेक्स्ट मंथ आने वाले भी नेगेटिव हो सकते हैं, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। तो हमारे लिए जो मंथली चार्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट स्टिल आई एम होपिंग कि ये रिवर्स लेवल के ऊपर मतलब पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग होगी। इस लेवल के ऊपर जो मंथली चार्ट है उसकी क्लोजिंग नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मे बी गलत भी हो सकता हूँ मैं। आज ये हमारी डिस्कशन हो गई है टेक्निकल चार्ट के हवाले से। अब हम फर्दर मोर जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो टेक्निकल्स को देखते हैं वो ये सोचते होंगे कि मैं बहुत ही सिंपल से टेक्निकल्स को डिस्क्राइब करता हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि जी आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए चीज़ें समझना आसान हो। वो लाइंस और नंबर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा से चार्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं हमें। और बाकी जब डिटेल की बात आएगी, टाइम आएगा तो हम डिटेल में भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम स्टैंडर्ड चीज़ों को समझ लें कि स्टैंडर्ड लेवल पे जो मार्केट की सिचुएशन है फंडामेंटल लेवल पे, वो टेक्निकल लेवल पे किस तरह की नज़र आ रही है। अब चलते हैं जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से, देखते हैं कि उनकी आज परफॉर्मेंस कैसी रही है। जी तो ये वेबसाइट है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की। यहाँ पे आके आप कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज, जिस तरह चाहे कंपनीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है तमाम फ़ंड्स को देख सकते हैं। मैं क्योंकि शरिया कंप्लाइंट फ़ंड्स को स्टडी करता हूँ तो मैं यहाँ से उनको देख लेता हूँ। यहाँ पे अब देखें एक और चीज़ भी है
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो उनसे भी आप लोग मुतारिफ़ होंगे ही। आम लफ्ज़ों में उसको ETF कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक सिंपल सी शॉर्ट सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी इसका डाटा अपडेटेड नहीं है, तो ओबियसली डिस्कशन कर ही नहीं सकते हम। चलें दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, शरिया कंप्लाइंट। पहले तो हम मनी मार्केट को डिस्कस कर लें, काफ़ी दिनों से नहीं किया। मनी मार्केट इनकम मार्केट सेम ही है। मनी मार्केट की रीज़न्स मैंने आपको बताई थी। इसमें ज़्यादातर जब आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो फ्रंट एंड लोड नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट की, तो रिटर्न्स की एवरेज आप देख सकते हैं एयरटेल डेट में वही है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तकरीबन जो चल रही है मार्केट में, अगर आप इस ब्रैकेट में देखें, वो 9 रुपये से 10.30% के दरमियान है। हम इसको लेवरेज दे देते हैं, 9 से लेकर 10.5% रख लेते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें मनी मार्केट फ़ंड के अंदर प्लेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। एक तो लो रिस्क होता है और उसमें मैक्सिमम कंपनीज़ आपको लोड डिडक्ट नहीं करती। और इसमें रखें जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती स्टॉक फ़ंड के अंदर। और पैसा कमाने का तरीका जो मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फ़ंड में कैसे पैसे कमाएं, उसका तरीक़ाकार भी यही है कि अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को लो रिस्क के मनी मार्केट फ़ंड में प्लेस करें। और जब कोई अपॉर्चुनिटी अराइज़ हो तो आप अपने पैसे उठाकर हाई रिस्क इक्विटी फ़ंड्स के अंदर डालें, चाहे 2 दिन के लिए रखें, 1 दिन के लिए रखें या महीने के लिए रखें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप वहाँ से पर ईयर के हिसाब से कोई 7 से 8% अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे ज़्यादा भी जनरेट कर लेंगे। लेकिन लो लेवल पे अगर आपने 8% भी जनरेट किया है और अभी आपको मार्केट 9% दे रही है, तो आपने तकरीबन कोई 17% के राउंड अबाउट अपने रिटर्न्स जनरेट कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने लो रिस्क के जो भी रिटर्न्स एवेन्यूज़ थे उसको आपने बीट कर दिया है। और असल मकसद भी हमारा यही है कि हमने साल के रिटर्न्स को बेहतर बनाना है। अब चलते हैं जी शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फ़ंड्स की तरफ और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जी आज की परफॉर्मेंस ओबियसली डिपेंडेंट थी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर। और स्टॉक हमेशा की इसी तरह ही होता है, जो इक्विटी फंड्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है। और कंप्लीटली आप समझ लें कि मिरर रिटर्न्स होते हैं। जो रिटर्न्स आपको वहाँ पे नज़र आते हैं, मार्केट जिस तरह से डिप करती है वही आपको यहाँ पे शो हो जाता है। थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज डिफरेंस होता है हर कंपनी के फंड्स का, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सेम ही स्ट्रक्चर चल रहा होता है। अगर देखें ABL की बात करें तो 0.75% नेगेटिव रहा है। और मार्केट को देखें तो तकरीबन 0.697% नेगेटिव थी। KMI 30 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और AKD का डाटा जो है वो भी अपडेटेड है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें नेगेटिविटी बहुत कम है, 0.07 ना होने के बराबर। अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है, ना ही अल मीज़ान म्यूचुअल का है, ना अल हबीब का। और उसके बाद देखते हैं जी अल फलाह GHP का डाटा अपडेटेड है, 0.94% रिटर्न नेगेटिव है। और सॉरी नेगेटिविटी है इसके अंदर। अलहम्रा में जो 1.03 और 1.02% नेगेटिव रहा है। इसी तरह एटलस का जो इस्लामिक स्टॉक फंड है 0.8% नेगेटिव है। और AWTI जो है इस्लामिक स्टॉक फंड 0.71% नेगेटिव है। इसी तरह देखिए फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करें तो 0.66% नेगेटिव है। और दूसरा जो फैसल का इस्लामिक स्टॉक फंड 2 है वो 0.81% नेगेटिव है। HBL का जो फंड है 1.04% नेगेटिव। सेकंड फंड में 0.76% नेगेटिविटी है। JS में 0.60 और इसी तरह लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड जो है 0.74% नेगेटिव है। तो एनर्जी फ़ंड के हवाले से अगर देखा जाए तो आज इतनी ज़्यादा डिप मार्केट के अंदर आई नहीं है। इन कंपैरिजन जो बाकी स्टॉक फंड हैं वो ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। लकी इस्लामिक स्टॉक फंड 0.78% नेगेटिव है। जिस तरह मैंने आपसे कहा, तो एनर्जी फ़ंड इतने में नेगेटिव नहीं है जितने नॉर्मल स्टॉक इक्विटी फंड जो है वो नेगेटिव है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड 0.94% नेगेटिव है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 0.9% नेगेटिव है। और इसी तरह जो NBP का इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है वो 0.95% नेगेटिव है। और नॉर्मल फ़ंड जो है 0.65% नेगेटिव है। NIT का डाटा अपडेटेड नहीं है। पाक कतर का जो इस्लामिक स्टॉक फंड है वो 0.69% नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे 2 एनर्जी फ़ंड ऐसे भी हैं जो इन कंपैरिजन बाकियों के ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो उसकी रीज़न्स भी यही होती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि सेक्टर बेस्ड फ़ंड है। अगर सेक्टर नेगेटिव है तो पूरे का पूरा फ़ंड भी नेगेटिव ही क्लोज़ करता है।
तो ये म्यूचुअल फ़ंड की परफॉर्मेंस थी एंट्रीज़ के। पर्सनल लेवल पे मैं देखूँ, मुझे तो लगता है कि मार्केट में अच्छे एंट्री के चांसेस हैं और यहाँ से आप अच्छे रिटर्न अब बनाए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट किसी भी टाइम पे किसी भी साइड का रुख इख्तियार कर सकती है। जब भी आपने स्टॉक मार्केट में या स्टॉक बेस्ड किसी भी फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रखना है कि लो टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर आपको लॉस नहीं हो सकता। पाकिस्तान की किसी भी लॉन्ग रन की म्यूचुअल फ़ंड, चाहे स्टॉक फ़ंड है या इंडिविजुअल शेयर्स को उठा के देखें, तो आपको लॉन्ग रन के अंदर लॉस नहीं होता अनलेस कि आपने डाइवर्सिफिकेशन ना की हो। अगर तो आपने डाइवर्सिफिकेशन की है तो फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर ऐसा है भी जिसने 5 सालों में रिटर्न नहीं दिया, जिस तरह आज हमने स्टडी भी की है कुछ शेयर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके तमाम शेयर्स ही इसी तरह परफॉर्म करेंगे। आपने अगर एक शेयर के अंदर प्लेसमेंट की है तो फिर चांसेस हो सकते हैं आप लॉस में हों लॉन्गर रन के लिए, लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन की है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप लॉन्गर रन के अंदर लॉस के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। तो जी, ये आज की डिटेल डिस्कशन थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। इसके हवाले से आपके कोई भी सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जनाब जी इतना ही, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।